नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें इस तरीके की हुई जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या रेवड़ी है और क्या कल्याणकारी है। रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बात यह बोला गया कि ये फ्री बी कल्चर जो है इस पर रोक कैसे लगाई जाए। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे रोकने के उपाय पर केंद्र के जवाब चाहिए। केंद्र सरकार से 3 अगस्त तक यह जवाब मांगा गया है। यह फ्री बी मतलब मुफ्त में दी हुई चीजें, अर्थात जिसको कहा जाता है रेवड़ी। पता नहीं रेवड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि लखनऊ की रेवड़ी तो बहुत मशहूर है और फ्री में तो नहीं आती। ये फ्री बी अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। आप हिचक क्यों रहे हैं? एक स्टैंड लीजिए, आप बताइए कि यह गंभीर मुद्दा है या नहीं। केंद्र से वित्त आयोग से जानकारी लेने को कहा है। क्या राज्यों को राजस्व आवंटन नियंत्रित कर सकते हैं? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस बात को रेवड़ी कहा जाता है, यानी कि मुफ्त में जो जनता को जो पैसा दिया जाता है या व्यवस्था दी जाती है, या ये बताया जाता है कि हमने इतना ऋण माफ कर दिया, ये मुफ्त कर दिया, वो मुफ्त कर दिया, उसको लेकर के पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। चुनाव में उसका उपयोग होता है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने 16 जुलाई 2022 को क्या बोला, आइए आपको वो बताते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारे देश में रेवड़ियां बांटकर वोट जुटाने की संस्कृति जड़ जमा रही है। यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों, खास तौर से युवाओं को इस संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। राजनीतिक रूप से ऐसा बताया जाने लगा कि यह इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है। मुफ्त बिजली, मुफ्त ये, मुफ्त वो वाली जो बात करते हैं। अब मुफ्त की रेवड़ी पर जो पॉलिटिक्स हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, अपने देश के बच्चों की मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। यह काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। यह उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, अब रेवड़ी के बारे में तो सच बात यह है, और यह आप जान लीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी, आप रेवड़ी को लेकर के कुछ बोलें जरूर, लेकिन हर कोई वही कर रहा है। लाभार्थी स्कीम, मुफ्त राशन, यही सब तो बोला जा रहा था चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के। उसके बाद फ्री बिजली, किसानों का कर्जा माफ, साइकिल, लैपटॉप, तो सभी तो कर रहे हैं। फिर यहां पर एक और बुनियादी सवाल आ जाता है कि किस चीज को कल्याणकारी योजना बोला जाए और किसको रेवड़ी। अब आप किस कैटेगरी में डालेंगे इन सब चीजों को? क्या गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मदद मुहैया कराना यह रेवड़ी है या कल्याण करना है? बस इसी पर है आज की हमारी बहस। कल्याणकारी राज्य या रेवड़ी सरकार? रेवड़ी कल्चर को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या है रेवड़ी कल्चर? परिभाषा में जाते हैं। पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कात्यायनी चतुर्वेदी, नेता हैं बीजेपी की। नंद गोपाल गुर्जर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आईपी सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपसे थोड़ी देर में आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं कात्यायनी जी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल ये बोल दे कि रेवड़ी कल्चर बड़ा खराब है और फिर खुद उसी संस्कृति में विश्वास रखे और उसको आगे बढ़ाए, जैसे कि ऋण माफी, जैसे कि मुफ्त अनाज, तो फिर जरा बात अटपटी लगती है। या तो आप पूरी तरीके से अबैंडन कीजिए, चुनाव में उसका जिक्र मत कीजिए। आप मेरा इशारा समझ रही होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जो को पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार। और आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, इस पर बात की, वो स्वागत योग्य है। क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात बहुत पहले से कहे चले आ रहे हैं कि ये जो कल्चर एक डेवलप हो रहा है वो बंद होना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी जी ने रेवड़ी और खासतौर पर लॉलीपॉप राजनीति के बारे में इसके खिलाफ काफी कुछ कहा है। इसमें ध्यान देने की बात है कि एक राजनीतिक जोखिम उठाने के बावजूद, उनको पता है कि इसका विरोध करने पे किस तरह का जोखिम है, उसके बावजूद हमेशा ही इसकी विरोध करते रहे हैं, इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। अब आपने राशन से तुलना की, तो मेरा मानना है संकेत जी की जो राशन से तुलना हो रही है मुफ्त का, उसकी वो मुझे लगता है कि वो जायज नहीं है। इसलिए क्योंकि आप जो रेवड़ी कल्चर है उसका आप राशन से जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उससे तुलना नहीं की जा सकती है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखते चलती हूँ। उत्तर प्रदेश की बात तो करेंगे हम, लेकिन देश में खाद्यान्न उत्पादन की जो खासतौर पर यूपी का योगदान रहा उसकी मैं बात करूं 17.45%। जो गन्ने, गेहूं, दूध, चावल में सब में बढ़ोतरी हुई है। आपने भी अपने चैनल पर बहुत बार दिखाया है कि किस तरह से गोदामों में अनाज सड़ता रहता था। अगर उसको एक प्रॉपर चैनलाइज करके गरीबों में जो आवश्यकता जिनको थी उनको दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस पर रेवड़ी कल्चर नहीं लाना चाहिए। तो मुफ्त अनाज देना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले संकेत जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। परिभाषा क्या है फिर? परिभाषा क्या है? इससे पहले अब आप कहते हैं कि मुफ्त अनाज रेवड़ी नहीं है, उसका चुनाव में उल्लेख भी होता है, प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। और केजरीवाल, उनका यह कहना है कि भाई अगर मैं बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दे रहा हूं तो ये रेवड़ी कल्चर कैसे हो गई? या गरीब मोहल्ले में अगर मुफ्त बिजली दे रहा हूं वो रेवड़ी कैसे हो गई? अभी आपके चैनल पर ही मैं कुछ देर पहले पंजाब सरकार का एक विज्ञापन देख रही थी। हाँ। उस विज्ञापन में भी ये कहा जा रहा है लगातार कि हम जी आपको मुफ्त बिजली देंगे। दरअसल ये है रेवड़ी कल्चर। और बार बार प्रधानमंत्री जी इसका आह्वान भी कर रहे हैं, देश के युवा अब उनके साथ भी आ रहे हैं, उनका जो आह्वान है उसको सुन भी रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब सरकार के ऊपर है। बावजूद इसके कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है सरकार के पास, और सरकार कहती है कि हम मुफ्त बिजली आपको दे रहे हैं। और उस पर से भी मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रही थी, ये आंकड़े मेरे सामने हैं कि मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रवक्ता अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन जब आएंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये सोचने की बात है ना संकेत जी, इससे पहले हमने देश में राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने कभी भी ये रिस्क लेने की क्षमता नहीं उनके अंदर थी। आप देखिए ना, रेट लिस्ट तय होती है कि जी हम 2 रुपए कम कर देंगे, हम 10 रुपए कम कर देंगे, हम 5 रुपए कम कर देंगे, जी हम फ्री का लैपटॉप देंगे। अभी मैं इस पर भी आऊंगी, मैं इस पर बात करूंगी। ठीक है, चलिए आईपी सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं। आईपी सिंह मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या रेवड़ी क्या है? सबसे पहली बात तो बताइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से हमारा भी वास्ता है, खामखा रेवड़ी बदनाम हो गई। इतनी अच्छी मिठाई संकेत जी, और मुफ्त में तो नहीं आती, फ्री भी नहीं है। हाँ। 500 रुपया जो जब से 2014 से आए हैं, आप देखिए 15-16 से 500 रुपए ये फ्री भी नहीं है। चुनावी राशन व्यवस्था जो इन्होंने दी है वो फ्री भी नहीं, क्योंकि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में अब 2024 तक धीरे धीरे राज्य सरकारें उसको भी बढ़ाती जा रही हैं। तो ये जो अगर फ्री बांटने वाली देश में संकेत जी कोई एक सरकार है तो बीजेपी की सरकारें हैं। पूरे देश में बीजेपी की सरकारें फ्री भी कर रही हैं और उसी के आधार पर उनको वोट मिला है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, खस्ता हाल बना दिया। धीरे धीरे देश श्रीलंका की तरफ जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के दल से घिरी हुई सरकार अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की हालत हो गई है। मैं तो एक ही बात संकेत जी कहूंगा। हेलो की आवाज बोलिए। मैं तो संकेत जी एक ही बात कहूंगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि मोदी जी को एक बढ़िया उत्तम क्वालिटी का आईना खरीदे और उनसे समय लेकर उनको जाकर उनको भेंट करें और एक अमित शाह जी को आईना भेंट कर दें कि आप सबसे पहले इस आईने का प्रयोग करिए, उसके बाद इस पर तय करिएगा। और माननीय सर्वोच्च अदालत से अगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सर्वोच्च अदालत को बकस दें, देश की अदालतों को बकस दें, तो मैं समझता हूं कि ठीक फैसला हो जाएगा। और आपके पास राज्यसभा में ताकत है, आपके पास लोकसभा में ताकत है। गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नंद गोपाल जी, और सवाल यही है कि किस चीज को रेवड़ी माना जाए, किस चीज को रेवड़ी ना माना जाए, रेवड़ी का मायने क्या है, कल्याणकारी नीति क्या है और रेवड़ी क्या है, क्योंकि इसमें ना बड़ा ग्रे एरिया है।
समझ में नहीं आता कि लोक कल्याण की नीति कौन सी है और लोक रेवड़ी नीति कौन सी है। ये कौन तय करेगा? संकेत जी, क्योंकि अगर आप वेलफेयर स्कीम देखें तो वो भी तो खजाने पे जोर डाल रही हैं। जी संकेत जी, इस देश में जब भी कोई देश हित की बात होती है तो राजनीतिक जितने भी दल हैं सब अपने स्वार्थ की वजह से उसमें कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जब चुनाव का समय आता है तो उस बात का प्रचार करते हैं कि हमने ये फ्री में मुफ्त अनाज बांटा है, फ्री में लैपटॉप बांटा है, लेकिन वो देश के युवा के बारे में नहीं सोच रहा है। आज आगे जाके देश की आर्थिक स्थिति क्या है, वित्त आयोग क्या कह रहा है, आगे यदि देश को बढ़ाना है तो बच्चों को एजुकेशन बढ़िया दें, बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर दें, ना कि उन्हें फ्री में इस तरीके से माहौल में रखा जाए कि वो फ्री की व्यवस्था के लिए उसके लिए एक तरीके से अपने आप को बना लें और फ्री की वजह से वो आगे संघर्ष ना करें, देश के विकास में सहयोग ना करें, देश आगे ना बढ़े। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को फ्री के बजाय उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए पढ़ाई का, और उन्हें रोजगार दिया जाए। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये निर्णय लिया है, ये देश हित का निर्णय है, सभी पार्टियां जानती हैं। पूछा है अभी केंद्र सरकार पूछा है, सरकार ने उसमें क्वेश्चन उठाया था, लेकिन सरकार ने कभी उसमें निर्णय नहीं लिया। सरकार ने यह कहा कि ये रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो जैसे अभी आईपी सिंह जी कह रहे थे, तो वो पार्लियामेंट में ले जाके हाउसेस में कह दे, हाउसेस से पास करा दे बिल कि भाई इस तरीके से कोई भी मेरा बस एक ही सवाल है यहाँ पर कि किस चीज को रेवड़ी मानी जाए, किस चीज को कल्याणकारी नीति मानी जाए, और ये तय कौन करे। क्योंकि एक तरफ दोनों ही सरकारी खजाने पर बोझ डालते हैं, लेकिन ये परिभाषा जो है वो साफ नहीं है। हो सकता है बीजेपी के लिए जो चीज कल्याणकारी है वो किसी और के लिए रेवड़ी हो, या उल्टा भी हो सकता है। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने यह बोला कि रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा है। क्या है रेवड़ी कल्चर? देखिए, तो रेवड़ी कल्चर तो मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि रेवड़ी सबसे ज्यादा वही बांटते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी एक भाषण देते हैं और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम होता है कि रेवड़ी कल्चर पर भी वो तुरंत नोटिस कर देता है वित्त आयोग को और सभी को। धारा 370 से लेके तमाम इतने बड़े बड़े केस पेंडिंग है, वहां पर नहीं उनको पता चलता है। मुझे लगता है कि आज अभी कुछ जो है मोदी जी, रेवड़ी क्या है मोदी जी ही बताएं। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा वो भी मोदी जी को पता होगा, बीजेपी के लोगों को पता होगा। सब्सिडी हमेशा दी जाती थी, और सब्सिडी का एक ओरिएंटेशन होता था, एक डायरेक्ट सब्सिडी होती थी, एक इनडायरेक्ट सब्सिडी होती थी। और उसी के साथ साथ, क्योंकि हमारा देश एक कल्याणकारी देश है, हमारे उस संविधान के अंदर लिखा है कि जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार ला सकती नहीं है, लाए सरकार। यह हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन मोदी साहब को नहीं पता चल रहा है। मोदी साहब जब आए थे उससे 3 गुना तो ज्यादा कर्जा ले लिया इन्होंने। अब इनको रेवड़ियां याद आ रही हैं। अपना जहाज एक चीज जो हमें अर्थव्यवस्था, देखिए ऐसा है, कल्याणकारी नीतियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन भलमनसाहत में इतना कल्याण करने का वादा ना कर दें कि अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा जाए, सरकार का बैंक बैलेंस ऐसा हो जाए कि बिल्कुल बैलेंस में ना आए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कौन तय करेगा? नहीं, संकेत भाई, ये तो मोदी जी तय करेंगे। सब कुछ मोदी जी हैं। अब मुझे केवल ये बताइए, हाँ, 2014 से पहले अच्छी अर्थव्यवस्था थी क्या? अभी अच्छी अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था का तो भट्टा बैठा दिया इन्होंने पूरी तरह। एक तरफ कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन हमारा बिल्कुल बम, छाछ और दही पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो थे, बड़ा लंबा ज्ञान दिया उन्होंने कि बच्चों को विद्यालय मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे भाई, 2014 के बाद 1300 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के आने के बाद। क्या इनको पता नहीं है? क्या सेंट्रल स्कूल कितने खुले, आरटीआई लगाइए, जवाब नहीं आता। हमने तो पहले, पुरानी सरकारों ने नवोदय विद्यालय की पूरी सीरीज बनाई, सेंट्रल स्कूल बनाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई, आईआईटीज बनाए, आईआईएम बनाए। लेकिन क्या
अभी तक मोदी जी का एक IIT का जिसकी नींव रखी है मोदी जी ने, उसमें बच्चे पढ़ने लग गए हो तो उसका नाम जरूर रखा जाएगा NDTV के शो पर। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है संकेत, और दुरुपयोग किया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने इसको वोट का जरिया बनाया है। जहां ये जो बारीक लाइन की बात आप संकेत बार बार कर रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जहां ये बारीक लाइन आती है, एक तरफ आप एक आदमी के जेब से 3 गुना पैसा निकाल रहे हैं, एक तरफ आप 1100 सरकारी शराब की दुकानें, प्राइवेट दुकानें खुलवा रहे हैं, एक तरफ आप फ्रीबी की बात करते हैं कि हम इनको ऐसा फ्री दे देंगे। यहां पर दिल्ली के अंदर DTC की बस नहीं खरीदी गई क्लस्टर बस के अलावा, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, 20 कॉलेज 500 स्कूल बनने, कितने बने नहीं पता, एक हॉस्पिटल नहीं बना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर इस पैनल पर हो तो जरूर उस हॉस्पिटल का नाम बता के जाए। लीजिए कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी, आपका अब आप जवाब दे दें। कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बताइए कुलदीप जी, क्योंकि रेवड़ी पर जो पूरी बहस चल रही थी, रेवड़ी राजनीति, उसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ी अहम भूमिका निभाई बताई जाती है। अब आप दें अपना जवाब। संकेत भाई, मैंने बड़े धैर्य से कुछ सुना। पहली बात तो ये कि जिस रेवड़ियों की बात करते हैं, रेवड़ी और वेलफेयर में बड़ा फर्क होता है। एक तो रेवड़ियां वो होती हैं जो 11,400 करोड़ रुपए नीरव मोदी देश के लेके भाग गए, वो रेवड़िया पार्टी मोदी जी ने। जो विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, वो रेवड़िया पार्टी मोदी जी ने। जो ABG शिपयार्ड 22,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, वो रेवड़िया पार्टी मोदी जी ने। जो फसल बीमा योजना के नाम पे 16,000 करोड़ का स्कैम किया गया, वो रेवड़िया पार्टी मोदी जी ने। जो अदानी का लोन माफ किया गया, बड़े बड़े उद्योगपति का 11 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया, इसको बोलते हैं रेवड़िया बांटना। और जनता को सुविधाएं देना, इसको बोलते हैं कि जब कोई सरकार जनता से टैक्स का पैसा लेती है, चाहे वो माचिस पे ले, चाहे वो नब पे ले, चाहे वो आटे पे ले, चाहे वो गैस पे ले, किसी भी चीज पे ले, सरकार उसको वापसी करे। तो दिल्ली की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए इस महंगाई के दौर में, जो आज अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को राहत दी। और आज दिल्ली के लोगों को अन्य राज्यों के मुकाबले राहत मिलती है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे अस्पतालों मुफ्त दवाइयों की बात हो। अगर किसी को अस्पतालों के अंदर मुफ्त दवाई मिल रही है तो क्या रेवड़ी बांटना हो गया संकेत भाई? क्या अगर आज महिलाएं अपनी महिला सुरक्षा दृष्टि से ज्यादा संख्या में बसों के अंदर ट्रेवल कर रही है, वहां उनसे कोई घटना नहीं होती है, वहां मार्शल नियुक्त किए गए हैं, तो ये कोई रेवड़ी बांटना हो गया अगर उनका किराया नहीं? लेकिन कुलदीप जी, मुझे ये बताइए, ये जो सरकारी खजाने पर भार पड़ने की जो बात की जा रही है, वो कि एक तरफ आप कुछ चीजें मुफ्त देते रहें और उसके बाद फिर जो राज्य सरकार है उस पर इतना भार बढ़ जाए, फिर आप केंद्र की तरफ देखें कि लाइए हमें और पैसा दीजिए। देखिए संकेत भाई, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ऐसे थोड़ी है, मतलब वो सीमित संसाधन है। दिल्ली सरकार इकलौती है सरकार है जो CAG की रिपोर्ट जो आई है, उसके अंदर कैग की रिपोर्ट में, ऑडिट में कैग के 2019-20 में 7499 करोड़ रुपए का सरप्लस सरकार के पास है। सरकार 2015 में 32,000 करोड़ शुरू हुई थी। आज दिल्ली का बजट जो है वो लगभग 76,000 करोड़ के आसपास, 72,000 करोड़ के आसपास है। तो आज दिल्ली ने जो इतना सब कुछ देने के बाद भी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली फायदे में है हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर साफ नियत से और ईमानदारी से दिल्ली सरकार ने काम किया। चाहे फ्लाईओवर में पैसे बचाने की बात हो, चाहे स्कूलों में पैसे बचाने की बात हो, जहां कात्यायनी जी का जवाब को छोड़ के हमने बचाने का काम किया है। कात्यायनी जी का जवाब। नहीं, मैं बारी-बारी से सबका आईपी जी आता हूँ, एक एक करके। कात्यायनी जी का जवाब। अभी लड़िए मत, अभी सवाल केंद्र सरकार से करिए, जिसकी सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, जो सबसे ज्यादा रेवड़ी बांट रही है, फ्रीबी बांटने की अगर सबसे बड़ी पहल किसी ने की तो बीजेपी सरकारों ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। तो सवाल अभी तो बहुत छोटा, आलोक जी, आदरणीय आलोक जी, दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, उसको बीजेपी देखे जिस तरह से उनकी साजिश चल रही है, हो सकता है कि आगे चलकर दिल्ली का स्टेटस ही खत्म कर दे। तो हमें इस पर नहीं उलझना होगा कि दिल्ली और पंजाब में क्या हो रहा है। मैं तो जो बीजेपी की प्रवक्ता है बहन, उनसे पूछना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई, देश पर 3 गुना कर्ज बढ़ गया, विदेशी कर्ज। आ रही हूँ, बता रही हूँ, थोड़ा धैर्य धरिए, आपसे बात कर रही हूँ। आपने कहा 500 रुपए जो दिए जाते हैं, 500 रुपए हर महीने, आपका इशारा किसान सम्मान निधि की तरफ था। एक आईपी जी, आपका सवाल सुन लिया, सिंह साहब सवाल सुन लिया, अब जवाब ले लें जरा।
कात्यायनी जी, आप मुझे ये बताइए, संकेत घूम फिर जी, के बात यहीं पर आती संकेत है, जी, कौन बोझ संकेत डाल जी, रहा है, IPC कौन कल्याणकारी काम कर रहा है और कौन रेवड़ी बांट रहा है, क्योंकि देखिए, हर कोई संकेत अपने जी, हिसाब ये से तो जस्टिफाई करता है। संकेत जी, ये तो देश की जनता देख रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता ने वो बता दिया है मैंडेट देके कि कौन रेवड़ी बांटने का काम कर रहा था, किसने रेट लिस्ट तय की थी, कौन लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ स्कूटी देंगे और फलाने देंगे और लैपटॉप देंगे। रेवड़ी का कैटेगरी दरअसल वो है संकेत जी। आप बार बार सवाल पूछ रहे ना कि रेवड़ी है क्या। मैं आपको बताती हूं कि आप जो बात कर रहे थे आईपी सिंह जी की 500 रुपए महीने, उस 500 रुपए महीने का क्या असर हुआ जो किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में दी गई। उससे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड ऐसे बनाया है 2012 से 17 तक प्रतिवर्ष धान का जो औसत उत्पादन था 139 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 163 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आप पता करिए, आप दरअसल जानते हैं सूखा क्यों पड़ गया, क्योंकि जो आपने जो रेवड़ी बांटने का सोचा था कि हम बिजली माफ कर देंगे, वो नहीं हो पाया। जो कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि स्कूटी देंगे, वो नहीं हो पाया। आप मुद्दों पे बात करिए ना, मुद्दों पे बात करिए ना। मैं आपको कात्यायनी जी एक तर्क बताता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले पे कात्यायनी जी एक सेकंड, मैं बीच में आ जाऊं। इस पूरे मामले में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से एक सवाल मैं सिर्फ कात्यायनी जी से पूछ रहा हूं, बाकी सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जरा शांत हो जाए। कात्यायनी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से मैंने बात की और उनका ये कहना है कि जब सरकार एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की दृष्टि से काम करती है और लोगों में इन्वेस्ट करती है, लोगों तक पैसा पहुंचाती है, तो आप अर्थव्यवस्था में एक चक्र शुरू करते हैं। वो साइकिल फिर घूम करके आपका धन बढ़ाएगा, राज्य का जो खजाना है उसको बढ़ाएगा। तो इसको रेवड़ी की तरह ना देखा जाए। जैसे अगर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जैसे अगर यूनिवर्सल हेल्थ दिया जा रहा है, 1 लाख अगर रुपए दिया जा रहा है एक महिला को उसकी शादी पर, उसके बाद कन्या विद्याधन दिया जा रहा है, साइकिल दी जा रही है, ये सारी चीजें घूम करके अर्थव्यवस्था में उस राज्य को ही लाभान्वित करेंगी, लोगों को भी और राज्य को भी। इसको हाँ, तो संकेत जी यही सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जो आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि जिन महिलाओं को एक आदत लगी कि हमें गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना है, वो अब उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई। वो जो समय अपना चूल्हा फूकने में लगाती थी, वो अब निकल कर किसान की खेती सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया कात्यायनी जी। नहीं, खबरें आ रही है सिलेंडर जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। मेरी एक बात समझिए संकेत जी, व्यवस्था की हालत खराब हो गई। मैं बार बार कह रही हूँ 2013-14 में जो जीडीपी थी वो 113.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 2021-22 में 236.44% हो गई है। ये भी देखिए ना जरा, अभी मैं खबर पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट है कि दुनिया के तमाम देश रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला 1 साल बहुत भारी है, लेकिन भारत उनसे अछूता है। भारत नहीं जा रहा है। क्यों? ये जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हंसने की बात, आप लोग हंसेंगे आईपी सिंह जी, ये हंसी ही आपको अभी 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया है। अभी आप शीशे की बात कर रहे थे ना, बड़ा बड़ा शीशा खरीदने की आवश्यकता आपको है। लोगों ने, जनता मैच्योर हो रही है। संकेत जी देखिए, ये बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, अपनी बात खत्म करें प्लीज कात्यायनी जी, 10 सेकंड में, जनता मैच्योर हो रही है, उस बात को समझ रही है, और इसीलिए मैंने एक बार फिर से कहा है और दोबारा कह रही हूँ कि जनता मैच्योर हो रही है और उसने मैंडेट के जरिए ठीक है। आलोक देखिए कात्यायनी जी, आप बिल्कुल वही बात बोल रही है जो बीजेपी हमेशा बोलती है कि जनता ने हमें जिता दिया तो इसका मतलब हम सही। आलोक शर्मा, आपका जवाब। वो नीतियां है ना जिसके पर भरोसा कर रही है जनता। भारतीय जनता पार्टी। आलोक शर्मा बोलेंगे, उसके बाद कुलदीप जी, एक-एक करके प्लीज, वक्त कम है मेरे बिजली माफ कर देंगे। जनता ने आईना दिखा दिया, नहीं जी हमें फ्री का नहीं चाहिए। आलोक 23 फ्लैगशिप के प्रोग्राम थे, 23 के 23 फ्लैगशिप के प्रोग्राम जो यूपीए 1 और 2 के थे, मोदी जी ने वो वैसे के वैसे चलाए। उसमें बल्कि कहीं ना कहीं मनरेगा जैसी स्कीम में कहीं ना कहीं पैसे और ज्यादा डाले। 80 करोड़ का राशन, 2000 रुपए सम्मान निधि, चाहे 6000 रुपए किसान की जेब से वापस निकाल रहे हैं मोदी जी। उसके बाद तमाम इस तरह की योजनाएं, ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मिड डे मील से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन का एक रास्ता था। फूड सिक्योरिटी बिल से न्यूट्रिशनल हेल्थ बच्चे की ठीक हो, मां की ठीक हो, वो फूड सिक्योरिटी बिल था।
जिस तरह से राइट टू एजुकेशन था कि बच्चों को, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं वो समाज की मुख्य धारा में आए, वो एजुकेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया। और संकेत भाई, ये सारे के सारे जो थे पॉपुलेशन कंट्रोल के जज भी थे कि अगर महिला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की मृत्यु दर कम होगी, अगर महिला को अच्छा पोषण मिलेगा तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पर कंट्रोल लगेगा। लेकिन मोदी साहब तो भगवान मालिक है, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, दिन में झूठ बोलते हैं, रात को क्या बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा है इस देश को। दुर्भाग्य ये है आप तो क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे या प्रयोग है, ये देखना होगा। जो यूनिवर्सिटी से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे बहस नहीं हो सकती, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। सिर्फ नंदगोपाल गुर्जर जी, सिर्फ नंदगोपाल गुर्जर जी को स्क्रीन पर रखा जाए और वो अपनी बात खत्म करें। आलोक वर्मा जी, मेरा अनुरोध है 723 यूनिवर्सिटीज थी और यदि ये सब जो बढ़कर 1043 हो गई। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं खड़े करते तो सबको, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक स्वार्थ को पीछे छोड़ के देश के हित की बात करें, देश के युवाओं के भविष्य की बात करें और देश के निर्माण की बात करें। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए संकेत भाई, जब नेताओं को फ्री मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती है, और जब गरीब आदमी को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी सहूलियत दे रहे तो मोदी जी को उनकी योजनाओं से डर लगता है, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं। इन्हीं के सांसद गौतम गंभीर ने 23,52,176 रुपए का अपना ट्रैवलिंग अनाउंस के लिए क्लेम किया पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के अंदर, और ये जब जनता को मिलता है तो उसका विरोध करते हैं। तो ये जो दोगलापन है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलिए, कात्यायनी चतुर्वेदी, नंदगोपाल गुर्जर, आलोक शर्मा, आईपी सिंह और कुलदीप कुमार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो हमें यह तय करनी है कि क्या फ्री है, क्या रेवड़ी है, रेवड़ी भी फ्री नहीं होती वैसे तो, और क्या कल्याणकारी नीति है, क्योंकि यह बहस नहीं तो चलती रहेगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे में खोट निकालें, क्योंकि सब यही करते हैं। तो पहले तय कर लीजिए कि रेवड़ी कौन बांट रहा है और लोक कल्याण का काम कौन कर रहा है, और क्या है यह काम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई हुई है। आज 19 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें सुष्मिता देव, कन्निमोई, डोला सेन, ए रहीम, मौसम नूर, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव हमेशा संसदीय कार्य मंत्री की ओर से रखा जाता है, जिसे सभापति मंजूरी देते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, एक सवाल अब ये पूछा जाएगा कि जब सब 19 सांसद जब सस्पेंड कर दिए गए हैं तो फिर उसके बाद फिर अब विरोध प्रदर्शन कौन करेगा? तो ये तो साफ लगता है कि सरकार की तरफ से एक पहल है कि विपक्ष रहे ही ना संसद में। बिल्कुल कह सकते हैं, विपक्षी सांसद कमोबेश यही बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार की मंशा यही है, और जितने सारे विपक्ष हैं, जो खासतौर से मनोज झा जैसे जो सांसदों का, विपक्षी सांसदों का यही कहना है कि जो भी विपक्ष के सांसद बचे हुए हैं आप उनको भी अब सस्पेंड कर दीजिए, संसद को गूंगी बहरी बना दीजिए, ऐसा विपक्षी सांसदों का आरोप है। और जिस तरह से लोकसभा में कल देखा गया था और राज्यसभा में कमोबेश वही चीजें दोहराई गई है। हाँ, प्रक्रिया कह सकते हैं अलग अलग है। इनका विपक्ष का ये कहना है कि जनता के मुद्दे उठा रहे थे, महंगाई के मुद्दों को लेकर जो सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री की तबीयत खराब है, तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर जवाब दे। लेकिन आप देखिए, लेकिन कहीं भी जी नहीं बोलिए, आप बोलिए, सुन रहा हूं मैं जी। तो कहीं भी जो गतिरोध को दूर करने की कोशिश बिल्कुल जरा सा भी नहीं दिख रही है। दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बातों से लेकर अड़े हुए हैं, और अब इस बात की संभावना कम लग रही है कि ये जो पूरा जो मानसून सेशन है ये सही तरीके से चल पाएगा। कम से कम विपक्ष की ओर से आप देख सकते हैं आज 19 सांसदों को, हालांकि जो 19 सांसदों को निलंबित किया गया है वो हफ्ते भर के लिए किया गया है। लोकसभा के जो 4 सांसदों को निलंबित किया गया है वो पूरे सत्र के लिए किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कल से जो है
क्या कार्रवाई होती है, विपक्ष का जो प्रदर्शन किस तरह का रहता है। लेकिन ये बात जताई जा रही है कि सारों जो 19 सांसद जो राज्यसभा के और 4 सांसद लोकसभा के ये बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। और हो सकता है कि जिस तरह से पहले आपको याद होगा राज्यसभा में 12 सांसदों का निलंबित किया गया था एक सत्र के लिए, तो सारे 12 सांसद जो है गांधी प्रतिमा के सामने धरना देते थे, अपनी बात कहते थे। और वो उनका ये कहना है कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये किसी भी सूरत हाल में कम से कम विपक्ष के नेताओं को बर्दाश्त नहीं है। आपको ये बता दें कि जो सपा के जो है रामगोपाल यादव का कहना है कि वो इतने साल सांसद रहे, कभी भी इस तरह के उन्होंने बर्ताव नहीं देखा। वहीं सुशील मोदी का ये कहना है कि विपक्षी सांसदों जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कोई चांदनी चौक जैसे वो हरकत कर रहे हैं, अपनी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास इनके निलंबन करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। राजीव रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के 19 सांसदों को निलंबित करने के मामले में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने एक बयान दिया है, आइए सुनते हैं। I move the following motion that this House, having taken a serious note of the misconduct of Mohammad Nadimul Haq, Ms. Dola Sen, Srimati Sharda Chetri, Shri Abir Ranjan Biswas, Dr. Shantanu Sen, Srimati Mausam Noor, Ms. Sushmita Dev, Shri Mohammad Abdullah, Kanimudi NVN Somu, A. Rahim, by showing utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the current week under Rule 256. सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि सरकार गांधी परिवार से डरती है क्योंकि वही बदलाव ला सकते हैं। उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का, पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। तो उनको गांधी परिवार से डर है कि वही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज को रोकनी पड़ेगी। पर मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज बिल्कुल लोगों की आवाज बुलंद करेंगे, मेरे परिवार।